हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम करते हैं बेटा वेक्टर चैप्टर की मिसलिनियस एक्सरसाइज। आज करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। आगे एक दो क्वेश्चन और आएंगे बेटा जो बड़े इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 10, पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। Two adjacent sides of a parallelogram are this and this। मुझे पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स दे रखी हैं, ये एक और ये दूसरी। एडजेसेंट मतलब साथ साथ वाली है। फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, मतलब डायगोनल का यूनिट वेक्टर मुझे फाइंड करना है। उसके बाद में एरिया पैरेललोग्राम। ठीक है, मैं नाम दे लेता हूं बेटा। पहला ए बी वेक्टर क्या आ गया, 2 टाइम आई कैप माइनस 4j प्लस 5 टाइम के कैप। दूसरा आ गया बीसी वेक्टर, क्या आ गया बेटा, आई कैप माइनस 2j और माइनस 3 टाइम के कैप। ठीक है जी। अब मुझे क्या फाइंड करना है, सबसे पहले डायगोनल वेक्टर। अगर आप ध्यान से देखो, ये एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के मुताबिक ये दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर में है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, एसी वेक्टर। ठीक है, अब यहां लिखेंगे बेटा इन ट्राइंगल ए बी सी by triangle law of vector addition, इसके मुताबिक क्या होगा, AC वेक्टर जो है किसके बराबर होगा, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। तो मेरे पास बेटा जो AC वेक्टर है डायगोनल वेक्टर, AB क्या है 2 टाइम आई कैप माइनस 4j प्लस 5 टाइम के कैप प्लस BC क्या आएगा, आई कैप माइनस 2j और माइनस का 3 टाइम के कैप। तो AC वेक्टर मेरे पास क्या आ जाएगा, 2i प्लस आई 3i हो जाएगा, माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6j और 5 माइनस 3 प्लस 2 टाइम के कैप। तो ये आ गया मेरे पास डायगोनल वेक्टर। लेकिन मुझे क्या फाइंड करना है बेटा, यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लेंगे बेटा। तो AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, रूट ऑफ ये 9 आ गया, 36 आ गया, 4 आ गया, रूट ऑफ 49 और ये बन जाएगा 7। अब चलते हैं बेटा यूनिट वेक्टर पे। यूनिट वेक्टर ऑफ डायगोनल। ठीक है, ऊपर वेक्टर लिखना है तो क्या आएगा, 3 टाइम आई कैप माइनस 6j प्लस 2 टाइम के कैप और डिवाइड में क्या आ जाएगा बेटा 7। ठीक है जी, आ गया डायगोनल का यूनिट वेक्टर, एक काम खत्म। अब क्या फाइंड करना है, एरिया। अब ये पैरेललोग्राम है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या फॉर्मूला होता है बेटा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो यहाँ पे देखो बेटा क्या फॉर्मूला होता है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे बेटा, एक ए बी वेक्टर है, दूसरा मेरे पास बी सी वेक्टर है। ठीक है जी, ये आ गया आई कैप जे कैप के कैप। पहला वेक्टर 2 माइनस 4 5 1 माइनस 2 और माइनस का 3। अब यहां देखो बेटा, पहले आएगा आई कैप, यहाँ पे साइन लगा लेते हैं प्लस माइनस प्लस, जैसे आपने सॉल्व किया होगा ना डिटर्मिनेंट, बिल्कुल वैसे सॉल्व करेंगे इसको। रो कॉलम छोड़ेंगे, कितना आएगा 12, फॉर्मूले का माइनस, ये 10 है तो माइनस का प्लस का हो जाएगा, माइनस जे कैप ब्रैकेट माइनस 6 फॉर्मूले का माइनस, ये 5 आ गया प्लस के कैप और यहाँ पे आ गया बेटा माइनस 4 फॉर्मूले का माइनस, ये माइनस 4 है तो प्लस 4 हो जाएगा, है ना। अब यहां लिख देते हैं जो ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 12 10 कितना हो गया 22, 22 टाइम आई कैप और यहाँ पे बन गया बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 11 टाइम जे कैप और के तो मेरे पास 0 हो गया। ठीक है, इसको लिखेंगे नहीं, इसका फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड। उससे पहले भी क्या करते हैं, अगर कोई नंबर कॉमन है तो
उसे हम कॉमन ले लेते हैं, ये बन जाएगा 11 टाइम 2i कैप प्लस जे कैप। अब फाइंड करेंगे बेटा मैग्नीट्यूड इन दोनों वेक्टर का, 11 कॉमन उसको बाहर रखेंगे और रूट में क्या आ जाएगा बेटा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, ये बनेगा 11 रूट ऑफ 5 यूनिट्स। और यही क्या था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा बेटा लॉजिकल है, थोड़ा अगर दिमाग लगाएं तो आप आराम से समझ पाओगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, और सॉल्व करना तो बड़ा आसान काम है। छोटा सा इसका सोल्यूशन है। बोला क्या गया, शो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस आर दिस। मतलब डायरेक्शन कोसाइन जो है किसी वेक्टर के वो ये है, और वेक्टर जो है वो इक्वली इंक्लाइंड है तीनों के साथ, मतलब उसका तीनों के साथ जो एंगल बनता है वो सेम है। मतलब लेट अल्फा बी द एंगल विच वेक्टर, जो ये वेक्टर है बनाता है, मेक्स विद OX, OY एंड OZ एक्सिस। देखो भाई ऐसे एंगल क्या लेते हैं हम, अल्फा बीटा गामा, लेकिन तीनों के तीनों एंगल क्या है, बराबर है। तो फिर मैंने एक ही ले लिया अल्फा, ठीक है। अल्फा बीटा गामा जो है वो क्या बन गए, अल्फा अल्फा अल्फा, ठीक है। इसका मतलब जो डायरेक्शन को साइंस बनेंगे, डायरेक्शन को साइंस, अब वो क्या बनेंगे मेरे पास, पहला क्या होता है L, जिसको हम क्या बोलते हैं cos अल्फा, दूसरा M होता है बेटा cos बीटा, तीसरा N होता है cos ऑफ गामा। अब यहां देखो बेटा एंगल बराबर है तो हर जगह क्या दिखेगा मुझे, cos अल्फा, और यहां भी cos अल्फा। और डायरेक्शन कोसाइंस की प्रॉपर्टी है L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर, तीनों का आंसर हमेशा क्या रहता है, 1 रहता है। वैल्यूज डालेंगे तो क्या बनेगा बेटा, cos स्क्वायर अल्फा, फिर से cos स्क्वायर अल्फा, फिर से क्या आ गया cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1। 3 टाइम cos स्क्वायर अल्फा का आंसर 1 आ गया, cos स्क्वायर अल्फा 1/3 आ गया, और cos अल्फा क्या आएगा बेटा, प्लस माइनस 1/√3। ये एक आ गया बेटा, बाकी दो भी क्या है, cos अल्फा करके ही है। तो इसका मतलब जो डायरेक्शन को साइंस है वो क्या आ गया आपके, प्लस माइनस 1/√3, फिर से प्लस माइनस 1/√3, और फिर से प्लस माइनस 1/√3, ठीक है। और यही मुझे प्रूफ करना था। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है। तो आइए इसको सॉल्व करना सीखें। पहले क्वेश्चन समझेंगे, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, तीन वेक्टर मुझे दे रखे हैं। फाइंड करना एक डी वेक्टर, इसको मैं मार्क कर देता हूं, और ये वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है इन दोनों के। सारे का सारा जो राज है ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो इसी लाइन में छुपा हुआ है कि ये परपेंडिकुलर है, जो डी है वो परपेंडिकुलर है ए और बी के, और इसके अलावा सी डॉट डी का आंसर 15 है। अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज ध्यान से पढ़ी होंगी तो वहां पे एक प्रॉपर्टी आती है बेटा कि जो ए क्रॉस बी होता है ये एक वेक्टर होता है, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, ये ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के परपेंडिकुलर होता है। मतलब अगर मुझे कोई ऐसा वेक्टर ढूंढना है जो ए की भी परपेंडिकुलर है वो बी के परपेंडिकुलर है, तो वो कौन सा वेक्टर है बेटा, ए क्रॉस बी। मतलब ये जो ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर है डी वेक्टर, है ना। तो मुझे पता है कि ए क्रॉस बी, सॉरी ए और बी के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होता है उसका नाम क्या होता है, ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी ढूंढेंगे, और वो क्या हो जाएगा बेटा, इन दोनों के परपेंडिकुलर। फिर डी भी दोनों के परपेंडिकुलर है तो आपस में पैरेलल हो जाएंगे, पैरेलल वेक्टर का कंसेप्ट लगाएंगे, उसके बाद में आराम से आपका आंसर आएगा। अब यहां देखो बेटा, फाइंड करूंगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्या आएगा यहाँ पे, मॉड आई कैप जे कैप और के कैप, ये प्लस माइनस प्लस। ए वेक्टर क्या आ गया, 1 4 2, यहां पे आ गया 3 -2 और 7। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू, एक्सपैंड करेंगे रो 1 से, तो यहाँ पे आई कैप ब्रैकेट में 28, फॉर्मूले का माइनस, ये कितना आ गया बेटा, -4 तो बन गया प्लस का 4, माइनस जे कैप
7 माइनस 6 प्लस के कैप, और ये बन गया बेटा माइनस का 2, फॉर्मूले का माइनस, ये आ गया 12। तो आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 32 टाइम आई कैप माइनस जे कैप और माइनस का 14 टाइम के कैप। अब ए क्रॉस बी आ गया बेटा। अब ये जो वेक्टर आया है ये ए के भी परपेंडिकुलर और बी के भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। डी वेक्टर जो है वो भी क्या है, ए के परपेंडिकुलर और बी के परपेंडिकुलर। अगर मैं इन दोनों की डायरेक्शन देखूंगा, इसकी और इसकी, तो दोनों आपस में क्या आएंगे, पैरेलल आएंगे, ठीक है। देयरफॉर जो डी वेक्टर होगा इज पैरेलल, ये पैरेलल रहेगा बेटा टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो पैरेलल वेक्टर की कंडीशन क्या होती है बेटा, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम बी वेक्टर। तो मतलब डी वेक्टर किसके बराबर होगा, लैम्डा टाइम ए क्रॉस बी। तो यहां से बेटा डी वेक्टर का आंसर क्या बन जाएगा, लैम्डा टाइम 32 आई कैप माइनस जे माइनस 14 टाइम के कैप। लैम्डा मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप माइनस 14 लैम्डा और साथ में के कैप। तो ये आ गया मेरे पास डी वेक्टर। इसके अलावा मुझे क्वेश्चन में क्या दिया कि सी डॉट डी कितना है, 15। तो ये आ गया सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल्स टू 15। सी वेक्टर मुझे दे रखा है बेटा कितना है, ये लिखा हुआ है 2 टाइम आई कैप माइनस जे प्लस 4 टाइम के कैप, फिर डॉट, अब आ गया डी वेक्टर, उसके बदले में क्या आएगा 32 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप माइनस 14 लैम्डा के कैप इज इक्वल्स टू 15। अब डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे बेटा, कैसे करते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई, नंबर्स मल्टीप्लाई करने हैं, आई वाले आई के साथ, जे वाला जे, के वाला के साथ। तो 32 को 2 से करूंगा बनेगा 64, साथ में लैम्डा, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया लैम्डा, 14 इंटू 4 प्लस माइनस माइनस, ये बन गया 56, साथ में लैम्डा इज इक्वल्स टू 15। 65 है, 56 है बेटा, तो कितना बचेगा 9 लैम्डा, और यहाँ पे आ गया 15, तो लैम्डा का आंसर आ गया 15 डिवाइडेड बाय 9। ये कटेगा बेटा 3 5 जा, ठीक है, 3 3 जा 9, तो लैम्डा का आंसर बन गया 5 डिवाइडेड बाय 3। लेकिन मुझे तो डी वेक्टर ढूंढना था बेटा, तो डी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या है 32 लैम्डा की वैल्यू 5/3 आई कैप माइनस 5/3 जे कैप माइनस 14, यहाँ पे भी क्या आएगा 5/3 और साथ में के कैप। तो डी वेक्टर इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करूंगा 5 2 10 कैरी 1, 15 1 16 160 पान 3 आई कैप माइनस 5/3 जे कैप माइनस 70/3 के कैप। और यही मुझे पता लगाना था इस क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और ये सबसे आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर विद ए यूनिट वेक्टर along the sum of vectors this and this is equals to 1, find the value of lambda। यहाँ पे बोला गया बेटा स्केलर प्रोडक्ट लेना है, एक वेक्टर तो ये है, जो दूसरा वेक्टर वो क्या है, इन दोनों का जो सम आएगा, ये वेक्टर का जो सम है उसका आएगा फिर यूनिट वेक्टर, वो वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट क्या है 1, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब यहां देखो बेटा, पहले तो इनको नाम दे लेते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, दूसरा आ गया बी वेक्टर 2 टाइम आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 टाइम के कैप, फिर आ गया सी वेक्टर लैम्डा आई कैप प्लस 2 टाइम जे कैप प्लस 3 टाइम के कैप। क्या बोला गया बेटा, एक तो ये वेक्टर और दूसरा क्या है सम ऑफ द वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर का सम करेंगे फिर उसका यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे आएगा पहले बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू, दोनों को ऐड करूंगा, देखो बेटा ये आई मैं ले लेता हूं कॉमन, तो बनेगा लैम्डा प्लस 2 आई कैप 4 प्लस 2 6 जे, और यहाँ पे माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2 टाइम
k कैप। अब इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, उससे पहले इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। b वेक्टर प्लस c वेक्टर क्या आएगा, रूट ऑफ लैम्डा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 36 और प्लस क्या आएगा 4। तो मॉड ऑफ b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ लैम्डा प्लस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे बन गया प्लस 40। अब फाइंड करेंगे यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या हो जाएगा, ऊपर लिखेंगे वेक्टर लैम्डा प्लस 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 टाइम के कैप और डिवाइड में मैग्नीट्यूड लैम्डा प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस का क्या आएगा 40 आएगा। अब क्या करना है मुझे बेटा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट मतलब इसका और आंसर क्या आएगा 1। तो यहाँ पे देखो बेटा ए डॉट ये पूरे का पूरा वेक्टर है ना, तो मैं सीधा नाम ही लिख देता हूँ इनका, मतलब आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और डॉट प्रोडक्ट ये आएगा लैम्डा प्लस 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप और डिवाइड में आ गया रूट ऑफ लैम्डा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 40 और ये कितना आ गया 1। ठीक है, यही कंडीशन मुझे क्वेश्चन में दे रखी थी। अब आगे चलते हैं बेटा, डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, आई वाला नंबर आई से तो बनेगा लैम्डा प्लस 2, जे वाला जे से तो आएगा 6, के वाला के से तो माइनस का 2। ठीक है, इसको उठा के मैं यहाँ भेज देता हूँ, तो यहाँ आएगा रूट ऑफ लैम्डा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस आ गया 40। 2 कट जाएगा तो बचेगा लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल्स टू रूट लैम्डा प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस का क्या आ गया 40। आप क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करते हैं क्योंकि रूट को हटाने का एक ही तरीका है। लैम्डा प्लस 6 का क्या आएगा होल स्क्वायर और यहाँ पे आएगा बेटा लैम्डा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस का क्या आएगा 40। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का क्या आएगा 40। देखो लैम्डा स्क्वायर सीधा सीधा दिख रहा है, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ पे बचेगा बेटा 36 प्लस 12 टाइम लैम्डा और यहाँ पे 44 बन गया, 4 लैम्डा प्लस 44, लैम्डा वाले एक तरफ नंबर एक तरफ, 12 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा, यहाँ पे 44 माइनस 36, यहाँ पे कितना बचेगा 8 लैम्डा और यहाँ पे भी 8, तो लैम्डा का आंसर क्या आ गया 1। ठीक है, और यही इसका आंसर था। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन समझते हैं पहले। ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है, मैग्नीट्यूड बराबर है, इसको मैंने सर्कल कर दिया बेटा, इसका मीनिंग समझिएगा क्या है। उसके बाद में क्या बोला गया, शो दैट द वेक्टर a प्लस बी प्लस इज इक्वली इंक्लाइंड टू ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ये सीधा सीधा बेटा क्वेश्चन जो है ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पे बेस्ड है। अब वो कंसेप्ट कैसे लगना है यहाँ देखिएगा। सबसे पहले तीनों वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड है और म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसको कैसे लिखेंगे मैथ में, यहाँ देखिएगा मैग्नीट्यूड बराबर कर देते हैं बेटा, तो क्या करेंगे मॉड में रखेंगे और इक्वालिटी का साइन डालेंगे। एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या आएंगे 0, बी डॉट सी या फिर ए डॉट सी बोलो या सी डॉट ए, तीनों का आंसर क्या रहेगा 0। यहां से लेके यहां तक ये सारे का सारा मीनिंग था, मैंने आपके सामने इन टर्म्स ऑफ वेक्टर लिख दिया। आप जितना ज्यादा लैंग्वेज को डिकोड कर पाते हो उतनी अच्छी आपको समझ आती जाएगी। शो दैट द वेक्टर, ये वाला वेक्टर जो है वो इन सबके साथ इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब एंगल जो है इस वेक्टर का तीनों के साथ ए बी और सी के साथ बराबर है, ये मुझे बताना है। एंगल को बेटा लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा बीटा और गामा आर द एंगल्स, ये एंगल्स हैं विच ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मेक्स with a vector comma b vector
एंड सी वेक्टर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मैं मान लेता हूं बेटा कि ये जो मेरा वेक्टर है इसका ए के साथ जो एंगल है वो अल्फा है, बी के साथ बीटा है, सी के साथ गामा है, और मैं ये बताऊंगा कि अल्फा बीटा गामा तीनों आपस में बराबर है। अब एंगल बिटवीन टू वेक्टर का फॉर्मूला अगर आपको याद कराएं, कॉस थीटा किसके बराबर होता है बेटा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड में मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का और बी वेक्टर का, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, पहले बेटा इसका और ए वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करते हैं। तो क्या एंगल है वो? कॉस अल्फा। ऊपर क्या आएगा बेटा? ए वेक्टर डॉट ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर और डिवाइड में मॉड ऑफ ए वेक्टर और यहाँ पे मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये तो लिखा हुआ है। नीचे दोनों के मॉड, ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट। अगर मैं ये डॉट प्रोडक्ट फाइंड करूंगा तो कॉस अल्फा क्या बन जाएगा बेटा? ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी और प्लस ए डॉट सी और डिवाइड में मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है जी, ए डॉट ए का आंसर क्या रहता है? कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू मॉड ए का स्क्वायर। ये भी जीरो, ये भी जीरो, यहाँ पे मैंने पहले से लिखा था क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो नीचे क्या बचेगा बेटा? मॉड ए और फिर यहाँ पे मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू, एक बार मॉड कैंसिल हो जाएगा, ऊपर मॉड ए और नीचे बेटा मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ये आ गया इसका और इसके बीच में जो एंगल है उसकी वैल्यू। फिर चलेंगे बेटा कॉस बीटा पे। अब ये वाला वेक्टर और बी के बीच में एंगल निकालते हैं जिसको हम बीटा मान के चल रहे हैं, तो क्या बनेगा? कॉस बीटा। अब यही रूल फॉलो करेंगे बेटा। देखो ए के साथ था तो आंसर क्या आया? मॉड ए। बी के साथ कर रहा हूं तो आंसर क्या आएगा? मॉड बी। बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऊपर क्या आएगा? मॉड बी और नीचे क्या आएगा? मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर। फिर आएगा बेटा कॉस ऑफ गामा, ये सी वेक्टर के साथ है तो ऊपर आएगा मॉड ऑफ सी वेक्टर और यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। आप देख सकते हो बच्चों तीनों का आंसर बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू कॉस बीटा इज इक्वल्स टू कॉस गामा। ये तीनों आपस में क्या आ गया? बराबर। ये तभी पॉसिबल है अगर तीनों एंगल आपस में क्या होंगे? बराबर। इसका मतलब अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा, और यही मुझे प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। प्रूव दैट a plus b dot a plus b is equals to mod a square plus mod b square if and only if a b are perpendicular, और a वेक्टर भी जीरो नहीं है, b वेक्टर भी जीरो नहीं है। तो चलिए इसको बेटा प्रूव करते हैं। ये आ गया मेरे पास a वेक्टर प्लस b वेक्टर, फिर आ गया डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें अगर तो पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या बनेगा? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये बन जाएगा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, ये बन जाएगा बेटा 2 टाइम ए डॉट बी, ये बनेगा प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर। अब बीच में ये दिक्कत कर रहा है, आंसर में चाहिए सिर्फ मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर। ये वाला पार्ट अगर जीरो हो जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा। और मुझे पता है बेटा ए डॉट बी का आंसर जीरो कब होता है? जब दोनों आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। इफ अगर ए डॉट बी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, तो फिर हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर। कब होगा बेटा? अगर ए डॉट बी क्या होगा? जीरो होगा। और ये कब पॉसिबल है? अगर हमारे पास थीटा क्या होगा? 90 डिग्री होगा। जब परपेंडिकुलर होते हैं दो वेक्टर तो डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या आता है? जीरो। इसका मतलब थीटा का 90 है, उसी केस में ये आंसर आएगा और यही मुझे प्रूव करना था। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बेटा, सॉल्व करना सीखेंगे और फिर आंसर टिक करेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ थीटा इज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, दो वेक्टर है बेटा, उनके बीच में जो एंगल है वो थीटा है। तो पूछा गया कि ए डॉट बी का आंसर पॉजिटिव कब होगा, और चार ऑप्शन मुझे दे रखे हैं। तो यहाँ देखो बेटा, ए डॉट बी जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ए मॉड बी, और यहाँ पे क्या रहता है, कॉस थीटा। ठीक है जी, ये तो पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव, क्योंकि मैग्नीट्यूड है, इन माइनस में होगा नहीं। तो सारी की सारी कहानी इस पर आ गई। अगर आंसर क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव, तो ये कॉस थीटा क्या होना चाहिए मेरा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये पॉजिटिव रहना चाहिए। और मुझे पता है बेटा कॉस थीटा पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ना। तो 0 से 90, मतलब थीटा की वैल्यू जो है वो फिर 0 से लेके 90 के आनी चाहिए। तो मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। ए और बी दो यूनिट वेक्टर है, मतलब मॉड ए का आंसर भी 1 है और यही आंसर मॉड बी का है। थीटा जो है इन दोनों के बीच में एंगल है। बोला गया कि a प्लस बी इज यूनिट वेक्टर, तो a प्लस बी यूनिट वेक्टर कब बनेगा। अब देखो बेटा, अगर a प्लस बी यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेता हूं, ठीक है। तो ये बनेगा मॉड ऑफ a प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, a वेक्टर प्लस बी वेक्टर, फिर डॉट प्रोडक्ट a वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और यहाँ पे 1। अब सॉल्व करेंगे, क्या बनेगा, a डॉट ए प्लस a डॉट बी, फिर b की बारी बेटा, b डॉट ए, फिर आ गया b डॉट बी, और यहाँ पे आ गया 1। ये बन गया मॉड a का होल स्क्वायर, ये 2 टाइम a डॉट बी, और यहाँ पे मॉड b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब मॉड a मॉड b ये दोनों क्या है बेटा, 1 है, तो ये 1 आ गया प्लस 2। अब ये a डॉट बी है, यहां भी फॉर्मूला लगाएंगे, मॉड a मॉड b, और साथ में क्या आता है, कॉस थीटा, और यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। ठीक है, एक 1 में कैंसिल कर देता हूँ, तो 1 प्लस 2, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो 2 ही रहेगा। और यहाँ पे क्या आ गया, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो कॉस थीटा का आंसर आ गया -1/2। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉस के टेबल में अगर आप याद करो तो 1/2 होता है 60, है ना, तो π/3। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले पॉजिटिव बनाना पड़ेगा तो ही कैंसिल होंगे। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू cos, पॉजिटिव बनाने के लिए पाई में से माइनस कर देंगे, तो ये बन गया cos थीटा इज इक्वल्स टू, ये आ गया मेरे पास 60, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, cos ऑफ 2 पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाय 3। ये नेगेटिव था ना, अच्छा ठीक ठीक ठीक, ये माइनस था बेटा। और cos थीटा जो होता है, cos माइनस कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, वहां पे पहुंचाने के लिए ये सब किया। ठीक है, मैंने वो जल्दी जल्दी बोल दिया। यहाँ पे देखो cos जो था नेगेटिव था, cos नेगेटिव क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब ये कहाँ बैठा हुआ, π/3 60 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सेकंड में कैसे भेजेंगे, पाई में से माइनस कर देंगे। जब पाई में से माइनस किया तो यहाँ पे क्या बनेगा, cos ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू cos, सॉरी यहाँ पे 3 पाई है, तो बन गया 2 π/3, ये कैंसिल, तो थीटा का आंसर आ गया 2 π/3। तो ऑप्शन कौन सा आ गया, डी। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है बेटा। अब यहाँ देखो, ये आ गया आई कैप डॉट जे क्रॉस आई, सीक्वेंस क्या होती है, आई जे के, याद रखिएगा बेटा, सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली चलना है आपने। सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली चलते जाओगे तो आंसर पॉजिटिव आएंगे। जैसे जे आई जे के 3 होते हैं ना, तो जे क्रॉस के क्या आएगा, आई कैप, प्लस ये जे कैप डॉट, अब ये आ गया आई क्रॉस के। सीक्वेंस क्या थी, आई जे के, मतलब आई का जे के साथ होना चाहिए, है ना, सीक्वेंस टूट गया ना यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या आएगा, आएगा तो जे, लेकिन नेगेटिव जे आएगा, प्लस के कैप डॉट आई क्रॉस जे का आंसर क्या आएगा, के कैप। तो ये बन जाएगा बेटा आई डॉट आई का आंसर क्या रहता है हमारे पास, ये बनेगा मॉड आई। ठीक है, फिर क्या आता है, कॉस ऑफ 0, वो भी 1, तो पूरे का पूरा क्या आता है, 1 हो जाता है। ठीक है, तो आई डॉट आई का आंसर 1 होता है, ये भी क्या आएगा, 1 आएगा, और ये माइनस जे डॉट जे, और ये 1 -1 +1, ये कैंसिल आउट होएगा, और 1 मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19।
और जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, थीटा जो है एंगल है बिटवीन टू वेक्टर्स, ये दोनों बराबर हैं तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब यहां देखो बेटा, मॉड ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। क्या फॉर्मूला होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये भी मॉड में रखेंगे क्योंकि मॉड में दिया हुआ सारा। इधर क्या आएगा, मॉड ए मॉड बी और साइन थीटा, ये भी क्या आएगा मॉड में। मैंने कुछ नहीं किया, बस फॉर्मूला यूज किया डॉट प्रोडक्ट का और क्रॉस प्रोडक्ट का। ये वाला पोर्शन तो कैंसिल आउट होगा, तो ये क्या बन गया बेटा, मॉड ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ साइन थीटा। और हम सब जानते हैं बेटा, क्लास 10th में पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में साइन और कॉस दोनों बराबर होते हैं, लेकिन किस पे, π/4 मतलब 45 पे, है ना। तो ये दोनों बराबर कब होते हैं, जब थीटा कितना होता है, π/4। मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अगला वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करें। बेस्ट ऑफ